चलिए मैं आप लोग ये मतलब कि बैंकों का भी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, जो बताएगा हमें कि भैया बैंक किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसको भी अच्छी ग्रेडिंग देना नहीं देना ये हमारे हाथ में होना चाहिए। तो हमारे पास एक नई रिपोर्ट आने लगी है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के नाम से जानी जाती है, जिसको हम एफआई बोलेंगे आगे जाके। इसमें यह बताया गया था कि भैया जो हम बैंक के डेवलपमेंट और रेगुलेशन पॉलिसीज चल रही हैं, क्या वो वाकई में क्वालिटी ऑफ फाइनेंस और जो हमारे कॉर्पोरेट बैंक या इंश्योरेंस इन सबको मिलाकर अच्छे से काम कर पा रही हैं। तो ये हमने देखा था कि भाई हमने इस इंडेक्स में देखा कि ये बोल रहे हैं हर जुलाई, हर साल के जुलाई में ये रिपोर्ट दी जाएगी, पब्लिक की जाएगी हम सबके लिए। तो पब्लिश करना मतलब हम सबके लिए ये पब्लिक की जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि भैया ये इसको रेटिंग मिलेगी 0 to 100 के बीच में। अगर अगर रेट 100 के पास जा रहा है दैट मीन्स कि अच्छा काम कर रही है, जैसे आपके परसेंटेज है ना। ये बोल रहा है 3 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके अंदर ये कर एक्सेस में ये जाएगा 35%, कितना वेटेज लेंगे ये लोग, और यूसेज में जाएगा 45%, और क्वालिटी में जाने वाला है 20%। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। जिन्होंने अभी बताया वो एफआई इंडेक्स मार्च 2021 में इसको मिले हैं 53.9%। ठीक है, इसके परसेंट तो हमारे 11 के परसेंट से भी कम। हाँ, नया जुलाई में जो आएगा वो आपकी अमेंडमेंट मैगजीन में आने वाला है। जो अब आपकी जो अमेंडमेंट की मैगजीन आएंगी उसमें ये दे देंगे उनको। मार्च का कैसे पब्लिश करेंगे, नहीं समझा मैं। ये पुराना है, एक्चुअली पुराना डेटा उठाया है। ठीक है ना, और ये मार्च 2021 तक में इसने बताया। ठीक है ना, अब जो बताएगा वो आगे का बताएगा, मतलब इस 21 के बाद 22 लग गया है ना, तो ये दोनों अलग बताएगा। 22 में है अपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 43.4 इन लोग बोल रहे हैं कि ये पुराने जो था हमारा ये इतना आया था, लेकिन इसके बाद हम इतने। लेकिन एक बात बता दूं कि ये इसका जो बेस ईयर है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि जब इनसे पूछा गया था कि बैंक जो अपने ये डेटा बना रही है वो अपना बेस ईयर किसको लेगी, मतलब हर किसी का अपना एक बेस टाइम होना चाहिए कि इस टाइम से आपने इसको कंपेयर किया है। तो इन्होंने बोला अभी फिलहाल हमारे पास पुराना कोई सोर्स नहीं है, हम 2017 से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम मानेंगे कि 2017 से आने वाली जो रिपोर्ट्स है वो सारी चीजें आपको दी जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैंने आपसे पूछा कि आपने आपने बोला मेरे 53% आए, मैंने बोला किस में, तो तुम बता सकते हो ना 12th में। लेकिन मैंने इनसे जब पूछा कि 53% आए, मैंने बोला कब से कब तक, तो उन्होंने बोला कि इसका बेस ईयर हम बहुत पीछे से लेना चालू करेंगे और धीरे धीरे करके इसको क्लियर करेंगे कि भैया हम कौन कौन से साल में कितना कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर अब यहां पर बोल रहे हैं, इन्होंने बोला स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स में यहां पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो अभी यहां पर हम इनके बारे में देखेंगे कि इन्होंने एक फिल्म बनाई हुई है, मतलब फिल्म के इसके लिए जैसे हिसाब की किताब इनका नाम दिया गया है। एक्चुअली ये छोटी छोटी मूवीज जैसे बनाते हैं, जैसे 5 मिनट की 6 मिनट की, जो इसलिए होती है कि भैया एक इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि भैया उनके प्रोटेक्शन और उनके उनकी हेल्प करने के लिए कि भैया आप कैसे बचे रह सकते हो, फ्रॉड से कैसे बचोगे। ये सेबी क्या करता है, छोटे छोटे वीडियो बनाकर लॉन्च करते हैं। हालांकि आप लोग टीवी में बहुत सारी चीजें देखते है ना, लेकिन अभी ऐसा क्या हो रहा है आपको पता चलेगा कि भैया इन लोग क्या कर रहे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रमोशन ऐड डालते हैं जिसमें इन्वेस्टर को गाइड किया जाता है कि आप गलतियां ना कर देना या कुछ आपके साथ दिक्कत ना हो जाए, आपको पहले से बताया। तो ये पूरा मतलब अगर आप बोले IEPFA तो उसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, इन्वेस्टर और एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये हो सकता है आपसे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बोलकर आपसे बोले कि इसका पूरा फुल फॉर्म बताइए, तो ऑप्शन में आपके फुल फॉर्म जो होगा वो आपको याद होना चाहिए। हिसाब की किताब ये जो बनी है ये आपको बोल रहा है जून 3 2021 में। इसमें बोला CSC, इसके बारे में बता दे रहा हूं कि भैया ये ई गवर्नेंस का पार्ट। CSC आप लोग चाहे तो फुल फॉर्म लिखिए, उसमें कॉमन सर्विस सेंटर इसको कहलाते हैं। इनका मिशन होता है कि डिजिटल इंडियन प्रोग्राम में जितनी भूमिकाएं मतलब निभा सकते हैं, जितना और अच्छा कर सकते हैं ये करें। इसको आप अलग से लिखेंगे। याद रखना जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म होगा तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपसे डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स यहां पर भी खत्म होता है, डिजिटल इंडियन प्रोग्राम को लिख लीजिएगा। मेजर पार्ट जो इनका मेन काम मिशन जो है वो यही है। अब डिजिटल इंडिया आप लोगों को ये पता चल गया कि इसके क्या फायदे हैं, मैं इसको बार बार बता चुका हूं है ना।
लिख लिया? चलिए, फिर यहां पर बोल रहे हैं कि इन्होंने 6 शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है जो 5 मिनट की ड्यूरेशन की ईच है। 6 शॉर्ट फिल्म छोटी छोटी 5-5 मिनट की, जिसमें ये हाईलाइट करेंगे बजट सेविंग की इंपॉर्टेंस, इंश्योरेंस स्कीम की इंपॉर्टेंस, आपकी जो भी आपकी सिक्योरिटीज एंड स्कीम्स गवर्नमेंट ने करी है लॉन्च, ये सारी चीजें आपको क्या करी जाएंगी, एक फिल्म बनाकर दिखाई जाएगी। ये ऐसा कुछ भी होता है कि हमने कभी देखा नहीं है लेकिन चिंता मत करो, आगे जाके कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिले तो समझ जाना कोई ना कोई ऐसा मतलब क्या होता है डिपार्टमेंट होता है जो इसकी जिम्मेदारी लेता है और इसको फिर काम करके देता है। सेबी वाले हमेशा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बनाते हैं, आरबीआई वाले हमेशा बैंक प्रोटेक्शन की बनाते हैं। आरबीआई के तो बहुत सारे ऐड आप लोगों ने देखे होगा, आरबीआई कहता है ना, जानकार बनिए, है ना। और जो नीचे एक लाइन आती है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये कौन कहेगा? ये सेबी कहता है, राइट। तो आप लोग को जागो ग्राहक जागो, ये कौन से है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना। तो आपके जितने लॉज हैं उन सब ने कुछ कुछ आपके लिए किया हुआ है, बस आपको जानना है कि किस लॉ से मैटर कर रहा है, ये कहां से आ रहा है। एक सीएस की जिम्मेदारी इतनी होती है कि उसको यह पता होता है कि किस केस में, किस दिक्कत पर, किस किस टाइप की दिक्कतों को किस जगह पर ले जाकर बोला जाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप जब इतनी सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको बहुत अलग अलग लेवल के कोड पढ़ने को मिलते हैं। तो जो सीएस होता है उसे यह पता होता है कि भाई ये जो केस है इस कोर्ट में जाएगा, और आपको पढ़ लिख कर समझना होता है। आप जितने लॉस पढ़ते हो जरूरी नहीं कि वो पूरे याद रहे, बस आपको इतना याद रहे कि ये जो आप केस फंसा है ये किस किताब में मिलेगा और कहां मिलेगा। और अगर आपको यह भी याद है कि उसका सेक्शन नंबर क्या है तो आप तो बहुत ही ब्रिलियंट हो फिर। लेकिन अगर आपको इतना याद है कि किस किताब में मिलेगा और किस चैप्टर में मिलेगा, तो ये नॉलेज आपको लेकर चलना है। कई बार हम सीएस बनने की दुनिया में ना इतने खो जाते हैं कि हम पढ़ाई लेते हैं, किताबें होती हैं, किताबों को बार बार हम पढ़ रहे होते हैं और इस तरीके से दिमाग को प्रेशर दे रहे होते हैं कि याद रखो याद रखो याद रखो, क्योंकि पेपर में आने वाला है। पेपर में सिर्फ वो तुम चेक कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा सीएस वो कहलाएगा जो इस बात को याद रखेगा। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि भैया मेरे को एक दिक्कत हुई है जिसमें मेरा ये क्या बोलते हैं जीएसटी में यहां पर रिटर्न की दिक्कत है, यहां पर मैं फंसा हूं, तो तुमको ये पता लगाना पड़ेगा कि भैया ये जो दिक्कत है ये एक सेक्शन में दिया हुआ है, ये होगा या नहीं होगा। मैं आपको 2 मिनट बता दूं, आप जल्दी से जाते हो। अब इनकम टैक्स की बुक है, इनकम टैक्स के अंदर 2 पार्ट है, एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर तुम देखते हो ये जो जीएसटी वाला पोर्शन है सीधे तुम वो उठाते हो। और मैंने जो बात बताई कि भैया मैं यहां पे फंसा, तो तुम्हें पता है कि ये जो बात है ये चैप्टर 3 के उसमें दिया हुआ है, जो भी उसका नाम है कि भैया जीएसटी फाइलिंग। सीधे तुम वहां जाते हो, पेज खोलते हो और देखते हो कि हाँ तुमने उसके पूरे प्रोविजन पढ़े और तुमने मुझे बताया कि हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, आपको ये राइट है। सिर्फ इतना नॉलेज चाहिए होता है। कई बार हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती है कि भैया कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है। अब कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है तो उसका केस और पिटीशन कहां से फाइल हुई, किसके पास तुम्हें ये नोटिस भेज रहा है? कंपनी बोलती है मैं मेरा दिवाला निकलने वाला है, प्लीज मुझे बचाओ मुझे बचाओ, थोड़े दिन के लिए बस स्टे ले लो। आपको ये पता लगाना पड़ेगा ये किस केस पे जाने वाला है। अब इस केस को अगर आप इनकम टैक्स चले जाओगे तो वो तो बोलेगा भाई आप गलत पढ़कर आए हो। बात है, किसी कंपनी ने लोन लिया, अगर वो लोन नहीं चुका पा रही है तो उसका जो केस बनता है वो एनसीएलटी में बनता है। वो अभी शायद नहीं पढ़ा होगा तुमने, पढ़ लिया थोड़ा सा, है ना। तो तुमको जाना वहां है, तुम आ गए हो यहां। बात समझ में आ रही है? ये ही समझना है तुम्हें कि कब तुम्हारे लिए कौन सा दरवाजा खटखटाना तुम्हारे लिए सही होगा और कितने तुम्हारे पास वो किताबों में वो पावर है कि नहीं। इन जो किताबों को तुम पढ़ रहे हो इन किताबों में वो पावर होगी जो तुम्हें बताया कि एक्चुअली उसके पास ये पावर है या नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बीच में जो पोर्शन है इसको छोड़ना, क्योंकि इसमें अभी ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको अभी तुम जानते नहीं, इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें आप लोग को तुरंत में जो छुड़वाता हूं, मैं बाद में इसको आपको कवर करूंगा। अभी अगर आपको बोलेगा GIFCT सिटी कौन सी होती है आपको नहीं पता, आपको अगर ये सारी चीजें पता नहीं है तो इसको आप कितना भी पढ़ लो आपको ये समझ नहीं आने वाली। अब GSDP क्या होता है नहीं पता भैया, अभी इसके बारे में पता ही नहीं है, तो क्या करें? तो इसको अभी तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो अभी तुम्हारे दिमाग में जाएगी नहीं। पहले वो चीजें समझो जो बेसिक है, फिर जब ये समझ आएगा उसके बाद इसको पढ़ोगे तो देखना सब समझ आएगा, है ना। जैसे अपन ने G7 वगैरह G8 वगैरह अपन ने पढ़ा नहीं,
तो उसके बारे में कुछ भी आएगा तो हमें समझ नहीं आएगा। अभी एक रिसेंट खबर है, मोदी जी जा रहे हैं G7 की बैठक के लिए। कौन सा देश जा रहे हैं? यही एक लड़की मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे, बाकी लोग सुना था। विदित भारती सुना करो अगर न्यूज सुननी है तो। हाँ, पहुंच गए होंगे अब तक तो, वैसे G7 हो गया है। लेकिन सुनो मेरी बात, ध्यान रखना अपन को ये सब चीजें ना, क्योंकि देखो मैं पूछ रहा हूँ उसको समझ में आई, इसने कुछ मैंने इसको बताया तो है नहीं, मैंने तो बस जनरल पूछा। इसका क्या मतलब है, वो थोड़ा सा अपडेट रह रही है, कहीं ना कुछ ना कुछ देख रही है, पढ़ रही है ना। तो तुम लोग को भी ऐसे करना है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। यही क्वेश्चंस है जो तुम इतना पढ़कर जाओगे, इससे कोई काम नहीं आना। जो अभी रिसेंट पूछ लिया वो नहीं बना तो होमवर्क लिखो, ये ऐसी चीजें जो बोलता हूँ। प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है, लिखो, होमवर्क लिखो। ये सारे लोग मुझे बताएंगे कल, तुम रहने दो, तुमको पता है तो फिर। हाँ, बाकी लोग लिख लो भैया, इनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेना है ना, कि कौन है, कहां से है, क्या नाम है ना। तो एक कौन बनने वाला प्रेसिडेंट हमारा, ये हमें पता होना चाहिए। ये यही सब चीजें जो आपके लिए जरूरी है, ये करंट अफेयर मेन यही है। रणजी ट्रॉफी अभी किसने जीता रिसेंटली? मध्य प्रदेश ने जीता। लिख लो, उसके बारे में पता कर लेना कि पहली बार जीता कि आखिर कितनी बार जीता है। ठीक है ना। ये रणजी ट्रॉफी क्या होता है बता देता हूँ। जैसे आप लोग ये सब इंटरनेशनल मैच देखते हो ना, हम अलग अलग देशों के साथ खेलते हैं, लेकिन विद इन इंडिया भी हमारे यहाँ मैचेस होते हैं जिसमें हमारे अलग अलग स्टेट खेलते हैं। ठीक है ना, MP UP महाराष्ट्र अपने अपने स्टेट खेलते हैं। आज तक मध्य प्रदेश नहीं जीता था, पहली बार मध्य प्रदेश जीता है। ठीक है ना, रणजी में मतलब इंडिया के अंदर जो होते हैं उसमें हमारा मध्य प्रदेश जीता है। ठीक है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। इन्होंने बोला इन्वेस्टर इन्वेस्टर चार्टर इशूड बाय द सेबी। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसमें सिर्फ आप लोग को अंडरलाइन करना है क्योंकि ये वही सारी चीजों को डिटेल कर रहे हैं। क्या था ये बताओगे? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए और कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं याद आ रहा है? चलो भैया रिवाइज कराना बहुत जरूरी है। एक काम करो, घर पे जाके ना जितना अंडरलाइन किया लिखा है वो सब एक बार पढ़ भी लिया करो ना। सेबी ने एक गाइडलाइन इशू करी हुई है, और जो यूनियन बजट, अब इनके बजट में इन्होंने इशू किया था 2021 से 22 के बीच में, इन्होंने बोला कि हम इन्वेस्टर को बचाएंगे। उनको बचाने के लिए उनके कुछ राइट्स उनको दिए गए। राइट्स में सबसे पहला राइट उनको यह है कि उन्हें फेयर ट्रीटमेंट मिले आपके लिए, कि आप इन्वेस्टर हो, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। रिडर्सल मतलब न्याय मिलना। ग्रीवेंस मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि भैया ग्रीवेंस मतलब पीड़ित, और रिडर्सल मतलब उसको मिलेगा न्याय। कहां मिलेगा? अगर आप एक सिस्टम देखोगे जिसको SCORES बोल रहे हैं, इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बस आप ये समझ लो कि एक ऑनलाइन तरीका है जहां से आप क्या कर सकते हो, न्याय पा सकते हो। अब सारी चीजें सेबी में ऑनलाइन ही चलती है, तो कंप्लेन भी आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना। क्वालिटी सर्विस मिले आपको, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज से ही हमेशा डील करिएगा। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्हीं जो किसने करी है, सेबी ने उन्हें क्या करा है, रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो ये बोलते हैं कि हमको सेबी ने परमिशन दी है, आप हमारे साथ आइए और स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करना सीखिए, या हमारे साथ आइए और इन्वेस्टमेंट करिए। पर एक्चुअली वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक फेक तरीका है। जिन्होंने क्या कर रखा है, एक कच्चे तरीके से इस मार्केट को चला रहे हैं। ये गलत है, पूरी तरह गलत है। अगर आप उसमें यूज कर रहे हो, उनके साथ अगर फंडिंग वगैरह यूज कर रहे हो तो बहुत गलत है, क्योंकि ये आपको डुबा देगा। क्योंकि सेबी ने उसको रजिस्टर्ड नहीं किया। इसका मतलब ये नॉर्मल वेंडर है जिन्होंने दुकानें खोली और बोल दिया आ जाओ और हम आपको यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा लगाना, और नहीं तो उन लोग, आपका ना उन्होंने डीमेट अकाउंट खोला है ना कुछ खोला, बस आप बोलते हो पैसे लगाना है, आप तुरंत में गूगल में देखते हो और वो अपने अकाउंट से उसके शेयर खरीदना वरीदना कर रहे हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नहीं पता चलेगा। अगर मैंने एक दुकान खोली, मैंने तुम लोग को आज ये बोल दिया कि भैया तुम लोग को शेयर खरीदने हैं, तो बताओ, मैं तुम जितने शेयर खरीदने पैसे मेरे को दे दो, मैं खरीद देता हूँ अपने डीमेट अकाउंट से। तुम इतने नॉलेजेबल तो थे नहीं, तो तुमने ले लिया, मेरे को पैसे दे दिए। अब कल को वो तुमने देखा मार्केट में शेयर उसकी तुम्हारी कीमत बढ़ गई है, तो तुम आए मेरे पास कि अरे मेरा पैसा दो, मेरे को शेयर बेचो, मेरे पैसे दो, क्योंकि मेरे को देख रहा हूँ गूगल में बढ़ गए उसके शेयर। तुम आए यहाँ दरवाजा खटखटा रहे हो, भाग गए हो। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जैसे ही ये मीडिएटर लोग होते हैं, इनको पता चल जाता है भाई
मार्केट ऊपर चला गया ऐसा कुछ है और बहुत सारे क्लाइंट है उसके, तो वो पूरा पैसा उसका हो जाता है, वो भाग जाता है। और अगर वो अपने अकाउंट से खिला रहा है, जब लॉस हो रहा है तो तुमसे तो वसूल कर ही लेगा, समझ गए ना, क्योंकि वो तो फिर तुमसे पैसे ले लेगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल, इसीलिए बार बार सेबी आपको समझा रहे हैं कि ऐसा मत करिएगा। आगे देखते हैं, क्योंकि अभी भी ये होता है। आप लोग इतने समझदार हो गए, लेकिन बहुत लोग अभी समझदार नहीं है इतने। उनको लगता है शेयर मार्केट मतलब कि ऐसा मार्केट जहां पे मतलब कोई और ही आपको खरीद के देगा, आप खरीदने जाओगे तो वो आपको अपने अकाउंट से ही खरीद के शेयर दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको समझना है इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ इन्वेस्टर की भी होनी चाहिए। जो सेबी रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है उन्हीं पर जो रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब बीच के लोग, जो ब्रोकर है ना, जो उनके बीच में एजेंट्स हैं, जो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ये काम करा रही हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, ये लोग मीडिएटर कहलाते हैं। क्योंकि कभी भी आप शेयर मार्केट में जाते हो तो आपको इनके साथ ही आगे बढ़ना होता है। डायरेक्टली आप डीमेट अकाउंट थोड़ी ना खुलवा लो, कहीं ना कहीं आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, किसी न किसी के थ्रू खुलवाओगे, या एसबीआई के थ्रू खुलवाओगे, एक्सेस के, या यस बैंक के, किसी के थ्रू जाके खुलवा रहे हो, या नॉर्मल प्राइवेट भी चलते हैं, शेयर खान एंड ऑल। तो आप जाओगे रजिस्टर्ड, तो ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेबी से। अगर सेबी ने रजिस्टर्ड नहीं किया तो आप कहीं भी नहीं चले जाइएगा। अपडेट करिए अपना ईमेल एड्रेस, आईडी, मोबाइल नंबर, नॉमिनी, केवाईसी डिटेल्स सारी आप इसमें अपडेट करके रखिए। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये 2 बार लिख कर दिया, इसके वाले इसके क्वेश्चन फंसने के चांसेस है। ग्रीवरेंस, अगर आपको किसी तरीके से कोई पीड़ित आप हो कि स्टॉक मार्केट की वजह से आपको कभी कोई तकलीफ हुई है, कि भाई आपका पैसे का नुकसान हुआ, शेयर का नुकसान हुआ, कुछ भी, तो एक टाइम बाउंड मैनर में आपको आकर उसकी कंप्लेंट एंट्री करवानी है, ताकि हम लोग उस पर एक्शन ले पाए। ऐसा ना हो कि आप 5 साल बाद आते हो, बोलते हो कि भैया मेरे को दिक्कत हुई थी, अब 5 साल बाद मैं इस पे काम कर पाऊं। क्या ये बात समझ में आ रही? नहीं हो पाएगा। आपके खुद के बेनिफिट के लिए ये बनाया गया है, आप अपने बेनिफिट के लिए करिए, किसी और के लिए नहीं। मतलब मैं अपने अकाउंट से तुम्हारे बेनिफिट के लिए शेयर नहीं खरीद सकता, मुझे भैया ये आपको अपने लिए, मुझे अपने इसको यूज करना, आपको बोलना है आप अपना खुलवाइए खुद, मेरे अकाउंट से आपको ट्रेडिंग करने नहीं मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो आप लोग समझ गए। अब ये बोल रहे हैं भैया इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अब तुम इन्वेस्टर हो ना, तुम लोग अभी इन्वेस्ट करना सीखोगे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बोलते हैं रीड करो और अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सारे डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ो। अब तुम लोग बोलो यार डॉक्यूमेंट कहाँ होते हैं, डॉक्यूमेंट तो हमने पढ़े नहीं कभी, कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट क्या होते होंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता। एक नॉर्मल बंदा ना बाहर बाहर ऊपर ऊपर से देखकर शेयर खरीदता है, मार्केट के अप डाउन देखकर, डिमांड देखकर, उसकी लोग उसके बीच में क्या बातें कर रहे हैं इसको देखकर। लेकिन अगर तुम किसी सीएस से पूछोगे, तो सीएस, सीए, है ना, ये प्रोफेशनल दो हैं, इन लोग ऐसे नहीं करते। ये लोग कंपनी के एक्चुअली डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट पढ़ने का मतलब ये है कि कंपनी, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो आपको बता रही है कि इसका ज्यादातर फंड, मैं बोलता हूं आपके पास पता होता है, या तो इक्विटी से पैसा आता है या तो डेट फंड से पैसा आता है। डेट फंड मतलब लोन लिया हुआ पैसा, तो लोन लिया है मतलब बैंक वैंक से लोन लेकर काम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ किस कंपनी में तुम्हें ज्यादा भरोसा होगा, जिसका इक्विटी शेयर 70% पैसा इक्विटी का है और 30% पैसा डेट का है। ऐसी कंपनी में तुम्हें ज्यादा भरोसा होगा, या जिस कंपनी का 80% पैसा, नहीं, किसी कंपनी का 20% पैसा इक्विटी का है और 80% जो है वो पूरा डेट का है, किस कंपनी पे भरोसा करोगे? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? फर्स्ट वाली। ऑनलाइन वाले बच्चों फर्स्ट वाली बोल रहे हो क्या? अब बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। तुमने मुझे बोला भैया अगर ऐसा कभी होता है तो हम पहली वाली कंपनी पे ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि पहली वाली कंपनी में इक्विटी का पैसा, इसका मतलब कि शेयर होल्डर्स, ज्यादातर लोगों ने शेयर लगाए हुए हैं, इसका मतलब ओनर, जो कंपनी का ओनर है वो भी इसी में इन्वॉल्व है, और ओनर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है ना। अब बाकी जितने शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा भी ज्यादा लगा हुआ है। तो पहली वाली कंडीशन तो ये समझ आ रहा है। दूसरी वाली कंडीशन में क्या समझ आ रहा है कि बैंक का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, बात समझ रही है, ओनर का पैसा कम लगा हुआ है। अगर किसी कंपनी में ओनर का पैसा, मतलब ओनर मतलब हम भी हो सकते हैं शेयर होल्डर और बाकी भी हो सकते हैं वो ओनर, और उसका पैसा कंपनी में सिर्फ 20% लगा हुआ है और 80% उसने पूरा लोन लिया हुआ है, तो मुझे बताओ कि तुम किसकी कंपनी के शेयर खरीदना पसंद करोगे? तुझे समझ आया?
फर्स्ट की सेकंड? ओ, कौन सा? फर्स्ट। क्यों? ओनर का पैसा ज्यादा लगा, इसलिए आप इस पे भरोसा कर रहे हो कि भाई देखो ओनर भागेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ओनर पे भरोसा करके तुम इस कंपनी के शेयर खरीदना पसंद करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी तो आप लोग इसको समझ रहे हो, क्योंकि अभी देखो बहुत सारी चीजें कि डेट और इक्विटी का रेशियो जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है, इसको अगर आपने पढ़ा है तो इसको समझा है, तो आपको धीरे धीरे करके इसको शेयर मार्केट में भी लगाना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर किसी कंपनी का डेट फंड ज्यादा हो जाता है तो उस कंपनी के शेयर कभी मत लो, क्योंकि वो कंपनी कभी भी भाग सकती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जितनी कंपनियां भागी हैं वो उसका डेट फंड ज्यादा होने की वजह से भागी हैं, क्योंकि लोन नहीं चुका सकते ना ये, जो ये फिक्स है, जो इनको देना ही पड़ेगा, जो इंटरेस्ट इनका फिक्स है, जो इनको देना ही पड़ता। लेकिन अगर वो शेयर में ज्यादा पैसा उनका होता तो उनको उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि भाई उनको चुकाना नहीं है कुछ। प्रॉफिट होगा तो बटेगा, नहीं होगा तो नहीं बटेगा, बात खत्म हो गई। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या क्लियर है? चलिए अब इसी चीज को मैं आपको आगे भी समझाता हूं। तो यहां पर बोलता है भैया आप अपने रीड करो सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपको रिलेटेड आपको कंपनी के मिले, तो आप उसमें डेट और इक्विटी के उसके कंपैरिजन को भी देख सकते हो, उसकी एसेट और लाइबिलिटी भी देख सकते हो। कई बार हमको क्या होता है, कंपनियां धोखा देती है। कैसे धोखा देती हैं? वो आपको बताती नहीं है कि उनके पास कितना डेट फंड हो चुका है, क्या हो चुका है, ये सब नहीं बताते वो। अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं, कई बार मार्केट में ऐसी खबर आती है, जैसे ये ए नंबर की कंपनी है, ये बोलती है कि भैया इस बार हम सिर्फ 10 रुपीज डिविडेंड बांटेंगे पर शेयर पे। और ये जो कंपनी होती है जो सेकंड वाली, ये क्या करती है, ये बोलती है हम तो 25 रुपए बांटेंगे डिविडेंड। और एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो होता है ना, वो बोलता है भाई 25% जो डिविडेंड बांट रही है, इसका मतलब ये कंपनी ज्यादा अच्छी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पर अगर इसकी कैलकुलेशन जो है वो एक सीएस पकड़ सकता है, वो बोलेगा भाई ये लोन में घिरा हुआ है, साला लोन लेके डिविडेंड इसलिए बांट रहा है ताकि इसका मार्केट में शेयर बना रहे ऊपर। क्योंकि पब्लिक क्या देख रही है, डिविडेंड, डिविडेंड कितना बांट रही है, प्रॉफिट का इतना परसेंट, और ये सिर्फ 10 बांट रहा है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि ये सिर्फ आपको फेक तरीके से दिखा रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और ये जो है ये आपको रियल तरीके से दिखा रहा है। और दूसरी बात, ये आपको बता भी रहा है कि हम आपको 10 रुपए सिर्फ इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हमारे पास आगे का कोई ग्रोथ प्लान है। अब ग्रोथ प्लान क्या कहलाता है कि भाई कुछ नया इन्वेस्टमेंट प्लान है, कुछ नई चीजें खोलने वाले हैं, इसलिए हम आपको डिविडेंड अभी कम बांट रहे हैं। अगर ज्यादा गहराई में नहीं ले जाता हूं, बहुत सारे चेहरे बदल गए, कहां तक चले गए भैया अंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। बस आप इतना समझो कि कई बार मार्केट में ऐसी फेक चीजें भी होती है, कंपनी लोन में घिरी होती है लेकिन मार्केट में वो डिविडेंड बांट रही होती है, दिखा रही होती है कि ओ हम डिविडेंड बांट रहे हैं, डिविडेंड बांट रहे हैं, जबकि अगर उसकी असलियत जाकर देखोगे तो उसमें लोन में घिरी हुई है वो, और वो ये चाहती है कि कहीं उसके शेयर प्राइस ना गिर जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो वो क्या कर रही है, डिविडेंड दिखाकर आपसे आपको समझा रही है कि नहीं नहीं सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखता है सेबी, अगर आप लिमिट से ऊपर निकल जाते हो तो सेबी कंट्रोल करेगा, बोलेगा भी। लेकिन कई चीजें आपके मतलब हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें बहुत मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब छोटी छोटी लिमिट तक कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बड़ी लिमिट मारोगे तो फिर आप 50 रुपए डिविडेंड बांटने लगे और लोन चुका नहीं रहे हो तो डिविडेंड बांटने से रोक देगा आपको। आप बोलोगे डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो बोलेगा रुक जा, अब तो डिविडेंड नहीं देगा, पहले इंटरेस्ट चुका, लोन चुका। मार्केट में एक खबर फैल जाती है कि भैया ये कंपनी तो डिविडेंड बांटे ही नहीं। क्यों? तो भाई पता चला कि उसने लोन जो लिया वो चुका रही है, तो अपने आप उसके शेयर क्या हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, क्योंकि लोग उसके शेयर बेचने लगते हैं। और जैसे ही लोगों को ये बात पता चलती है कि तो मार्केट अपने आप क्या होगा, डाउन होने लगेगा। इसके बारे में अभी क्लियर करता हूं, थोड़ा सा इसको खत्म करो बस। फिर आता है भैया ग्रीवेंस रिड्यूसर मैकेनिज्म बनाया हुआ है, कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जिससे आपको कभी भी कोई पीड़ित होता है तो आप उसके बारे में जानो, क्योंकि भी अगर आपको ये पता है कि इन्वेस्टर के लिए कहां उसको अपना दरवाजा खटखटाना है जब भी उसके साथ कुछ गलत हो, तो फिर बहुत बढ़िया है, तो आप आराम से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने रिस्क को जानिए, रिस्क इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्क कितना है, क्योंकि ये रिस्क आपको तभी पता चलेगा कि इन्वेस्टर का अपना सबसे बड़ा रिस्क यही होता है जब वो किसी कंपनी में भरोसा कर रहा होता है तो उसके सामने दो तरीके की चीज होती है, एक जो उसको दिखाया जा रहा है और एक वो जो उसके पीछे की पिक्चर है। ये पता करना जरूरी है, कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि भैया चल क्या रहा है। तो ये इसमें अंबानी जी ने भी बहुत सारे गेम खेले, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर से बताता हूं। फिर आगे देखते हैं, यहां पर बोलता है भैया आप ट्रैक करिए उसके अकाउंट स्टेटमेंट, स्टॉक एक्सचेंज में क्या कंडीशन, और सारे वो लोग जो उसके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनसे पता करिए कि भैया ये सब कुछ
सही है कि नहीं है, मतलब इतना लेवल बोल रहा है कि एक बंदा इन्वेस्ट करने के पहले इतनी सारी चीजें कैसे देखेगा। तो मैं आपको बताता हूं, एक तरीका होता है। आरओसी में इनके पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं। आप MCA 21 में जाकर इनकी साइट पर जाकर इनका कुछ 100 रुपए भी लगेंगे तो आप इसके इंटरनल डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो। मतलब सिर्फ 100 रुपए चार्ज लगते हैं और आप इनके इंटरनल डॉक्यूमेंट देख सकते हो, कौन कौन डायरेक्टर कब छोड़े, कब आए, कितना है उनका पैसा इन्वॉल्व, ये सब कुछ। इवन आफ्टर कि आप ये भी देख सकते हो कि इनमें कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर है जो हिडन है, जिन्होंने सिर्फ पैसा लगाया हुआ है लेकिन अभी सामने है नहीं। ठीक है ना। तो आपको कई बार उसमें फिल्म स्टार भी दिख जाएंगे कि डायरेक्टर है शाहरुख खान है उसमें से वन ऑफ देम, तो ऐसा भी हो जाएगा कि भाई आमिर खान है, ये आपको दिख रहा है, सलमान खान है इसका डायरेक्टर, उसमें आपको नाम दिखेगा उसका, क्योंकि वो आपसे छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि आप सीधे क्या कर सकते हो उसकी डिटेल तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचना है ये आपको बताया जाएगा, अभी थोड़ा टाइम में सिखाएंगे हम। फिर वेरियस फीस एंड चार्जेस जो भी है आपकी, जो भी आपको लगने हैं वो प्रीमियम वगैरह सब कुछ पहले से क्लियर कर लो कि भैया इसको खरीदना बेचने में क्या मेरे कमीशन कटना है, कितना रखना है। तो कई बार हम तो शेयर खरीदने चले जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस ट्रांजेक्शन में हमारा कितना पैसा कट जाएगा। तो वो तो मीडिएटर लोग जो आपको ये ट्रेडिंग करवा रहे हैं वो लोग आपको फ्री में नहीं छोड़ते, उनको आप कुछ चार्जेस देने होते हैं। ट्रांजेक्शन जो भी आपके होने वाले उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर बोला कि क्या नहीं करना चाहिए भाई ये किसी इन्वेस्टर को, ये मैंने आपको पहले बोला कोई भी पेमेंट कैश में नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी मार्केट में कभी भी कोई पेमेंट कैश में नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। और डोंट शेयर एनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लाइक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड और DIS, मतलब डायरेक्टर सिग्नेचर। एक पेन ड्राइव जैसी चीज दिखती है छोटी सी, वो एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो आगे जाके भी आपको पढ़ाया जाएगा। वो आप किसी को शेयर ऐसे ही ना कर दें। मतलब कंपनी आगे जाके क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी, तो अब जरूरी नहीं है कि हर डायरेक्टर बार बार साइन करेगा तो परेशानी हो जाएगा, है ना। तो वो लोग अपनी ऐसे ऐसे कुछ डायरेक्टर के सिग्नेचर की डिजिटल कॉपी, जो मतलब कुछ नंबर्स और पासवर्ड से बने हुए, अगर आप डायरेक्टर बन गए किसी कंपनी में तो आप अपना ये ले लीजिए, या नॉर्मल भी कुछ लोग अपने डिजिटल सिग्नेचर करवा लेते हैं। नॉर्मली आप कहीं कहीं बोर्ड लगे रहते हैं उसमें लिखा रहता है यहाँ पर GST रिटर्न भरी जाती है और डिजिटल सिग्नेचर बनाए जाते हैं, है ना। तो अब उसको मैं बता दूं वो है क्या। कुछ नहीं होगा, वो ऐसे पेन ड्राइव जैसी चीज होगी, जैसे पेन ड्राइव उसमें USB होगा। आप किसी भी कंप्यूटर में उसको क्या कर सकते हैं, लगाकर जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर जो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो इसमें लगेगा। डिजिटल सिग्नेचर का ये मतलब नहीं कि मैं जैसा सिग्नेचर करता हूं वो है, हो सकता है कोई नंबर वंबर हो और उसके साथ कोई पासवर्ड आसवर्ड हो, आप ये डालें, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है आपके सिग्नेचर मान लिए जाएंगे कि आपने इसमें कर दिए। ये क्यों बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, लेकिन कंपनियां यहां चल रही हैं, तो वो अपने CS को या CA को या लॉयर को ये डिजिटल सिग्नेचर दे देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कंपनी का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उसको जरूरत है उस सिग्नेचर की, तो वो लोग उसमें अटैच कर देते हैं, जिससे वो डायरेक्टर नहीं है तो भी वो साइन हो गए। और ये जो पेपर है नॉर्मल सॉफ्ट कॉपी में होता है, तो जनरली आजकल सॉफ्ट कॉपी चलती है कि यहाँ गया यहाँ गया, कौन बार बार उसको फिजिकल निकालेगा फिर बोलेगा लो साइन करो। ऐसे तो साइन करने बैठेगा तो बहुत जगह साइन करने पड़ जाएंगे उसको। तो डिजिटल सिग्नेचर बना लिए जाते हैं जो आपके नॉर्मली यूज हो जाते हैं, लेकिन उसका जो पासवर्ड और लॉगिन आईडी है वो बहुत केयरफुल देना, किसी को भी दे रहे हो तो ये बोलते तो है किसी को मत दो, खुद ही यूज करो, लेकिन जनरल तौर पे वो अपने CS को दे देते हैं, बोलते भी आप लोग देखिए, क्योंकि उसकी भी कुछ लिमिट है। आप बहुत ज्यादा ऐसा मतलब कि बहुत ही क्रूशल चीजों पे आप उसके साइन यूज नहीं कर लोगे, नॉर्मल नॉर्मल चीजों पे जो साइन है वो उसके लिए वो अपना एक अलग रखेगा, जैसे बहुत ही बड़ी चीज होंगी जो वो अपने पास रखेगा, नहीं तो आप उसकी कंपनी टेक ओवर कर लो, पता चल रहा है ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मन में अगर तुम्हारे आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा। तो हर किसी के पावर है। मान लीजिए कि मेरे पास दो तरीके के डिजिटल सिग्नेचर है, एक मैं छोटे कामों के लिए रखता हूँ और एक मैं बड़े कामों के लिए रखता हूँ। तो जो बड़े कामों के लिए रखता हूँ वो मैं आपको नहीं दूंगा, जो छोटे कामों के लिए रखता हूँ वो मैं आपको दे दूं। क्या ये बात समझ में आ रही है, जिसके अंदर मेरी लिमिट होगी कि मैंने बोला कि भैया मेरी कंपनी है 1 करोड़ तक के मैटर की जितनी बातें हैं सब इसमें कर लो, लेकिन अगर इसके ऊपर जाओगे तो मेरा ये वाले साइन जरूरी होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर। क्या बताने वाला था, PE बताने वाला था। पहले रुक जाओ, ये समझो, अपन इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। अगर आप लोगों ने SCORES देखना है तो साइट पे कैसे दिखता है पहले ये बता देता हूं।
जब भी आप सेबी की साइट्स पे पहुंचोगे तो वहां पर आपको सारी वो चीजें दिखाई देती है कि सेबी किस तरीके से काम कर रहा है, और सेबी के रिगार्डिंग जो भी कंप्लेन होती है वो आपको कहाँ करनी है। इसके पहले दिखाया था क्या सेबी के बारे में कुछ? आप लोग अगर सेबी की साइट पे जाओगे तो ऐसे आप लोग को इसमें जाना है, अपन जाएंगे ना जब, जहां पर आप एस, ऐसा दिख रहा है SCORES ऐसा दिखेगा, ये सेबी कंप्लाइंस रीएड्रेस सिस्टम है, जिसके अंदर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो। ये पूरा साइट है इनका। जब भी कोई सेबी में फंसता है या कोई ऐसी चीजें होती है जिसमें स्टॉक मार्केट या रिलेटेड आप इन्वेस्टर हो, आपके साथ दिक्कत हुई है कुछ, तो यहीं आपको जाना है, अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करनी है। इसमें आपका यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा और आप उसके अंदर जाकर अपनी कंप्लेन फाइल करिए। आपको जो भी चीजें आपकी, वो सारी चीजें वहां से शॉर्ट आउट होकर आपको मिलेगी। ये इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, ये रिसेंटली लॉन्च किया है आपके लिए, अपने अपने जितने इन्वेस्टर हैं इनको बचाने के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ जा सकते हो। आप इसको कैसे जाना है कि नॉर्मल आप इससे डायरेक्टली वीडियो पे तो पहुंच जाओगे। और मार्केट में कैसे कोई भी चीज अगर जो आपको मार्केट में जो शेयर की प्राइस है वो हिला देती है, तब जब अगर कोई ऐसी चीज होती है, जो भी ऐसी चीज है जो मार्केट में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उस कंपनी के बारे में है, तो वो आपके शेयर को कैसे गिराती है, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। अगर आप बोलोगे कि मुकेश अंबानी की बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को कंपेयर करोगे तो अनिल अंबानी को जो कंपनीज मिली थी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, लेकिन जो मुकेश अंबानी को मिली थी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल इतनी नहीं थी, ये माना जाता है। लेकिन अब जाकर उनके पास बहुत सारे बिजनेस है। अनिल अंबानी के ज्यादातर बिजनेस जो है वो डूब चुके हैं, ठीक है, बैंकरप्ट हो चुके हैं। उनकी बहुत सारी पेनल्टी थी, इंटरनेशनल बैंकों को चुकाना था, तो मुकेश अंबानी ने चुकाए हैं। आपको यह भी बता दूं कि जियो जो प्लेटफॉर्म है, इसको चालू करने के पहले एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था कि अनिल अंबानी ने बोला कि मैं पहले से एक टेलीकॉम सेक्टर चला रहा हूं, तो आप इसको फिर से मत चालू करना अभी, क्योंकि नहीं तो आप, अगर आप मेरे साथ किसी तरीके से अभी जो बंटवारे कर रहे हो, उसके बाद अगर आपने मान लीजिए कि टेलीकॉम इंडस्ट्री आप अपनी चालू करोगे, तो ये सीधे से मेरे को कंपटीशन फेस करना पड़ जाएगा और मेरा बिजनेस डूब जाएगा। और आपको मेरे बिजनेस के सारे सीक्रेट पता है, तो मैं ये मानता हूं कि आप तो मेरे से अच्छा कर ही लोगे। तो उन्होंने एक एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ये बोला था कि मैं 5 से 10 साल तक आप ये बिजनेस चालू नहीं करूंगा, मतलब कि इसको अनाउंस नहीं करूंगा, काम मैं इस पर चालू कर दूंगा लेकिन अनाउंस नहीं करूंगा। तो फिर अंबानी जी ने अपना जियो चालू किया, और इनके पास टेलीकम्युनिकेशन था जो पहले से था। ये 2G पे थे और 3G पे काम कर रहे थे, और अंबानी जी ने उस समय पे ही सीधे 5G 4G पे काम करना चालू कर दिया था। तो जब जियो लॉन्च हुआ था, तो वो एग्रीमेंट के तहत जब वो डेट खत्म हुई, उसके बाद जियो लॉन्च हुआ, और जैसे ही जियो आया, इनकी कंपनी तब तक खुद ही गिर चुकी थी बुरे हाल पे। तो जो रिलायंस कम्युनिकेशन है वो अनिल अंबानी का है, जियो जो है वो मुकेश अंबानी का है, ठीक है ना। तो मुकेश अंबानी ने ही अपने भाई की कंपनी खत्म कर दी थी। एक्चुअली ज्यादा नॉलेजेबल भी मुकेश अंबानी ही था, उसी ने टेलीकम्युनिकेशन भी चालू करी थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कम्युनिकेशन चाहिए, तो उनको दे दिया गया। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी जो है वो फर्स्ट नॉन अमेरिकन है जो अमेरिका का नहीं है, तब भी बोर्ड मेंबर है बैंक ऑफ अमेरिका का। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जितने मेंबर बने अमेरिका के, तो वो इस बैंक के सारे अमेरिकन है, लेकिन सिर्फ एक लौता इंडियन है जो वहां पहुंचा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मुकेश अंबानी बैंक ऑफ अमेरिका का एक बोर्ड मेंबर है। हाँ, मतलब भाई उनका सेंट्रल बैंक है, तो मतलब उसमें अगर ये बोर्ड मेंबर है, दैट मीन्स कि उन लोग राय लेते हैं कि सर आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, और ऐसा कुछ आपको ये सारी चीजें तो आपको नॉलेज होगा, तो आप भी हमें थोड़ा गाइड करिए, बताइए कि क्या कर सकते हैं और क्या है। तो इनका अच्छा खासा रुतबा है। अब जैसे आप लोगों ने प्रकाश शाह के बारे में नहीं सुना होगा, इस बंदे को आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई
कॉर्पोरेट का ज्यादा नॉलेज रखता तो उसको ही पता होगा कंपनीज का। ये बंदा जो है ये राइट हैंड माना जाता था मुकेश अंबानी का। एक्चुअली इस बंदे ने मतलब रिलायंस को बहुत कुछ दिया। इसके डिसीजन इतने शानदार होते थे। मुकेश अंबानी का जो एडवाइजर था वो ये थे। और आपको पता है इन्होंने ना इतना काम करने के बाद अब इन्होंने रिटायरमेंट लिया है और सब कुछ त्याग दिया है और बिल्कुल मोक्ष वाली जिंदगी जी रहे हैं। बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है यार ये। मतलब एक्चुअली इनके बारे में नहीं पता। जब जिस दिन इन्होंने ये छोड़ा था उस टाइम पर रिलायंस के शेयर गिर गए थे। जितने लोग इनको जानते थे उन्होंने शेयर बेच दिए थे। बोले अरे यार अब तो भरोसा नहीं है कंपनी पे, क्या होने वाला है। तो मार्केट गिर रहा था लेकिन वापस से ठीक हो गया। मुकेश अंबानी एक्चुअली बहुत समझदार इंसान है। उनको मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको पता होती हैं। फादर ने भी कहा था कि मतलब एंटरप्रेन्योर बेसिकली इनके ना पापा तो इन्होंने बहुत कुछ सिखाया ही है। आपको एक बात बताता हूँ। जैसे एक बार मुकेश अंबानी के साथ एक किस्सा हुआ था। उसकी एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में ना आग लग गई थी। जब आग लगी ना उसकी फैक्ट्री में तो यहां से कॉल गया मुकेश अंबानी को कि सर आग लग गई है फैक्ट्री में ऐसा वैसा। तो मुकेश अंबानी ने पता क्या बोला? बोला ठीक है, बाहर ये बात नहीं बताओ, किसी को भी मत बोलो, जो अंदर के फायर ब्रिगेड वगैरह सिस्टम उनसे यूज करो। बोला फैक्ट्री जल गई ऑलमोस्ट? बोलता हाँ जल गई, बचने का मतलब कोई उम्मीद? बोलते नहीं। बोलते कुछ नहीं करो, आजू बाजू की जो रोडें हैं वो सारी ब्लॉक करो, ठीक है, और न्यूज़पेपर में ये वो करवाओ आज रात में ही कि हम अपना कुछ कचरा है जो डिस्पोज करने वाले, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में आया कि न्यूज़पेपर वालों को बता दिया कि हाँ भैया हम लोग कुछ क्या कहते हैं डिस्पोज करने वाले। न्यूज़पेपर में आया और खुद ही से वहां पर वो न्यूज़पेपर वाले छापने लगे। बोलते हैं अरे ये तो मतलब आप डिस्पोज कर रहे हो ऐसा वैसा, ये मतलब इसे अंबानी ने बोला है डिस्पोज करने से अच्छा इसको कुछ और करो, ये तो इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है ना। और ऐसे बताया जैसे लोग उसमें लगे हैं कि हाँ हाँ ये तो ठीक नहीं है कि आप डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है। दूसरे दिन सबको धुआं धुआं दिखने लगा भाई, भयंकर काला, क्योंकि फैक्ट्री जली है तो मजाक नहीं है। फैक्ट्री जनता बोलने लगी अरे ये क्या हो गया। तो जनता को न्यूज़पेपर में मिला कि अरे यार इसने अपना कचरा डिस्पोज कर दिया। अब आप लोग सोचोगे यार ये सब क्यों किया गया? बता रहा हूं ना। ये जब अंबानी जी ने मतलब ब्लास्ट नहीं है, मतलब फैक्ट्री में जला तो वो ऐसा जला कि जो उसका रॉ मटेरियल मशीन वगैरह ये सब जली है ना। तो अंबानी जी ने पता ये बात बाहर ऐसे लगाई कि हाँ कुछ नहीं, ये तो मैंने जलवाया है। और क्यों करी? ताकि उनका शेयर मार्केट ना गिरे, समझे। क्योंकि जैसे ही अगर ये मार्केट में पता चल जाता कि क्या बोलते हैं इनकी फैक्ट्री में आग लग गई है तो दुनिया है और ये आग लगी खत्म भाई, इतना सारा मेजर नुकसान हुआ होगा उनका, शेयर बेचना चालू कर देते। लेकिन जब उनने न्यूज़पेपर में ये डाल दिया कि मैं डिस्पोज करने वाला हूं, कुछ चीजें हैं जो मैं इसको जलाने वाला हूं, तो लोग ये सोचे उन्होंने अपना कचरा जलाया है और असल में उनकी फैक्ट्री जली थी। तो उनके मैनेजर्स ने पूछा कि सर ये क्या कर रहे हो आप, मतलब ये मतलब इससे तो अभी तो हमारा तो ऐसा ही नुकसान। बोलते देखो ये जो नुकसान है ये तो होना ही था, ये तो हो गया। बोलता लेकिन ये नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलता है और इसका कुछ नहीं है, ये तो सब फिर से आ जाएगा, लेकिन शेयर मार्केट को वापस से खड़ा करने में हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब मुकेश अंबानी एक्चुअली में बहुत नॉलेजेबल है, बहुत नॉलेजेबल है। केमिकल इंजीनियर है, उसने फिर उसका बाकी बिजनेस लॉ से एमबीए किया हुआ है। वो दिमागदार वो है और एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत खतरनाक है। इस नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक चीज और बताऊंगा, मुकेश अंबानी का केस जिसमें उन्होंने अपने शेयर को भी डूबने से बचाया था। कुछ लोग थे जो इनके साथ फ्रॉड कर रहे थे, कैसे बचाया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मार्केट कैसे ऊपर नीचे होता है ये भी बता देता हूँ कि जब भी लोग किसी कंपनी के शेयर बेचने लग जाए, और ज्यादातर लोग मान लीजिए कि मेरी कंपनी के शेयर बेचने पे उतर जाए, तो मेरी कंपनी के शेयर क्या होने लगेंगे? गिरने लगेंगे। लेकिन अगर मेरी कंपनी के लोग शेयर खरीदने में आ जाए, बहुत सारे लोग, तो अपने आप क्या हो जाता है, मेरा क्या वॉल्यूम गिरने लगता है और शेयर बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों कैसे होगा ये पूरा मैं आपको पूरा बना कर दिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।